जब भी कोई बास्केटबॉल मैच देखता है तो नजरें बॉल को फॉलो करती हैं, शानदार डंक्स पर टिकती हैं या फिर उस लास्ट सेकंड थ्री पॉइंटर पर जम जाती हैं जो मैच का पासा पलटते। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि उस कोर्ट पर सबसे फिट इंसान शायद वो नहीं जिसने जर्सी पहनी है, बल्कि वो है जिसने रेफरी की धारियां पहनी हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम रेफरी के बारे में उस आम सोच को बदलने वाले हैं जो सिर्फ सीटी बजाने तक ही रह जाती है। और इसके लिए हम फीबा यानी बास्केटबॉल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी के ऑफिशियल ट्रेनिंग मैनुअल को अपनी गाइड बनाएंगे और उस सीटी के पीछे छिपी जबरदस्त फिजिकल तैयारी की दुनिया में उतरेंगे। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम उस अनदेखे एथलीट की बात करेंगे, फिर नंबर बाय नंबर उनकी ट्रेनिंग को समझेंगे, उनके एक्सरसाइज का टूल बॉक्स खोलेंगे, देखेंगे कि वो अपना पीक परफॉर्मेंस कैसे बनाते हैं और आखिर में जानेंगे उनके साल भर के अनुशासन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एक टॉप लेवल के रेफरी की ट्रेनिंग कोई अंदाजे का खेल नहीं है। यहां सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ डेटा और साइंस पर टिका होता है। आइए देखते हैं कि वो अपनी मेहनत की हर एक बूंद को कैसे मापते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। सवाल ये है कि ये वैज्ञानिक सटीकता आखिर आती कहां से है? इसका राज एक ऐसे डेटा में छिपा है जो हमारा शरीर हमें हर पल देता है। बस फर्क इतना है कि इन्होंने इसे अपना सबसे ताकतवर हथियार बना लिया है। हम बात कर रहे हैं हार्ट रेट की। सोचिए कि एक हार्ट रेट मॉनिटर किसी गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह है। ये सिर्फ दौड़ने के लिए दौड़ना नहीं है, ये इस बात को कंट्रोल करना है कि हर ट्रेनिंग सेशन में किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए इंजन को किस आरपीएम पर चलाना है। और हर चीज को कंट्रोल करने वाला जो मैजिक नंबर है वो है मैक्सिमम हार्ट रेट या मैक्स एचआर। यह असल में दिल की टॉप स्पीड लिमिट है। एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, 220 में से अपनी उम्र घटा दो। बस इसी एक नंबर से उनकी पूरी ट्रेनिंग का रोड मैप तैयार हो जाता है। और इस रोड मैप को देखिए, फीबा ने ट्रेनिंग को 4 अलग अलग जोन्स में बांटा है। हर जोन का एक अलग मकसद है। सबसे नीचे 50 से 60% वाला जोन ये एक मजबूत नींव बनाने के लिए है। फिर 60 से 80% वाले जोन में एरोबिक फ्यूल टैंक बढ़ाया जाता है। जब वो 80 से 90% वाले जोन में आते हैं तो वो मुश्किल मेहनत सहने की ताकत बनाते हैं। लेकिन एक रेफरी के लिए असली जादू तो इस पिरामिड के टॉप पर होता है, यानी 90 से 100% वाला रेड जोन। ये समझ लीजिए कि ये ट्रेनिंग का नाइट्रो बटन है। यहीं पर वो एक तेज तर्रार फास्ट ब्रेक के साथ बने रहने की रफ्तार ट्रेन करते हैं। ये सिर्फ तेज दौड़ना नहीं है, ये उस विस्फोटक तेजी को तैयार रखने के बारे में है जब मैच में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो अब ये तो पता चल गया कि हार्ट रेट जोन्स क्या हैं, पर इनका इस्तेमाल करके रेफरी कौन से खास वर्कआउट्स करते हैं? आइए उनकी ट्रेनिंग टूल बॉक्स में झांक कर देखते हैं। हर चीज की शुरुआत नींव से होती है। एक तरफ है लंबी एक ही रफ्तार वाली दौड़ें और दूसरी तरफ है फार्टलेग ट्रेनिंग, जो स्पीड प्ले के लिए एक स्वीडिश शब्द है। सोचिए कि कोई नॉर्मल जॉगिंग कर रहा है और अचानक अगली लाइट तक फुल स्पीड में स्प्रिंट करता है और फिर वापस जॉगिंग पर आ जाता है। यही तरीके उस इंजन को बनाते हैं जो उन्हें 40 मिनट तक बिना थके दौड़ाता है। लेकिन सिर्फ स्टैमिना काफी नहीं है। बास्केटबॉल एक विस्फोटक खेल है और इसके लिए रेफरी के पास 2 तरह के स्पीड टूल्स होते हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर उनका इस्तेमाल करने का तरीका जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। देखिए, बाईं तरफ हैं स्पीड वर्कआउट्स। इन्हें एक 100 मीटर स्प्रिंटर की तरह सोचिए। पूरी ताकत से दौड़ना और फिर अगली दौड़ से पहले पूरा आराम करना। यहां लक्ष्य है सिर्फ टॉप स्पीड। और दाईं तरफ है आरएसए यानी रिपीटेड स्प्रिंट एबिलिटी। इसे एक बॉक्सर की तरह सोचिए जो आखिरी राउंड में है। तेज मुक्के, कम आराम और लड़ते रहना। यहां लक्ष्य तब भी तेज रहना है जब शरीर पूरी तरह थक चुका हो। और असल में ये आरएसए ट्रेनिंग है जो मैच की हूबहू नकल करती है, क्योंकि मैच में कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक भागने के बाद कोई 3 मिनट का ब्रेक नहीं देता, सिर्फ कुछ सेकंड्स मिलते हैं। तो स्प्रिंट करने, आधी अधूरी रिकवरी करने और फिर से स्प्रिंट करने की यही क्षमता ही एक रेफरी को ओवरटाइम के आखिरी मिनट में भी सही जगह पर खड़ा रखती है। अब असली जादू तब होता है जब ये सारे हिस्से यानी स्पीड, स्टैमिना और स्ट्रेंथ एक साथ जुड़ते हैं। ये सिर्फ अलग अलग वर्कआउट करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें मिलाकर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस तैयार करने के बारे में है। और इन सबको एक साथ लाने के लिए उनके पास एक खतरनाक वर्कआउट है जिसे ओरेगन वर्कआउट कहते हैं। ये एक ऐसा जानवर है जो स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टैमिना तीनों पर एक ही क्रूर सेशन में हमला करता है।
इसका फॉर्मूला सुनने में बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। जैसा कि यहां दिख रहा है, 100 मीटर स्प्रिंट करो, तुरंत बिना रुके एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करो, और सांस लेने के लिए 1 सेकंड भी लिए बिना वापस स्टार्टिंग लाइन पर जाओ। इसे 10 बार दोहराना है। यह सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं, बल्कि एक दिमागी लड़ाई है। और यहां हम भारी वजन उठाने की बात नहीं कर रहे। ये पुशअप्स, स्क्वाट्स या कोई भी बॉडीवेट एक्सरसाइज हो सकती है। इसका मकसद शरीर को एक्सट्रीम स्ट्रेस में काम करना सिखाना है। अपनी ताकत और तकनीक को तब भी बनाए रखना है जब फेफड़े जल रहे हों और पैर कांप रहे हों, ठीक एक करीबी मैच के आखिरी पलों की तरह। लेकिन सब कुछ सिर्फ दौड़ने के बारे में नहीं है। जैसा कि यहां दिख रहा है, उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत वैरायटी होती है। वो अपने शरीर के वजन से लेकर फ्री वेट्स और सस्पेंशन बैंड्स तक सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्य बॉडी बिल्डर बनना नहीं है, बल्कि एक बुलेट प्रूफ शरीर बनाना है जो पूरे सीजन में हार्ड कोर्ट पर दौड़ने से होने वाली चोटों से बच सके। फिटनेस का ये लेवल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके लिए साल भर का अनुशासन और एक बहुत ही सधी हुई प्लानिंग की जरूरत होती है, जो पूरे साल मौसम की तरह बदलती रहती है। एक टॉप लेवल का रेफरी साल के 365 दिन एक एथलीट होता है। उनका साल 4 साइकिल में बटा होता है। सीजन खत्म होते ही शरीर और दिमाग को पूरी तरह से ठीक करने के लिए 10 दिन का कंप्लीट रेस्ट। फिर ऑफ सीजन में वो दूसरे खेलों के साथ एक्टिव रहते हैं ताकि बेस बना रहे। प्री सीजन 6 हफ्तों की कड़ी खास मेहनत है ताकि पहले मैच के लिए टॉप फॉर्म में पहुंच सकें। और एक बार जब मुकाबला शुरू हो जाता है तो सारा फोकस उस पीक को बनाए रखने और सबसे जरूरी चोटों से बचने पर होता है। एक अंदाजा देने के लिए प्री सीजन के पहले हफ्ते को ही देख लीजिए। इसमें पहले से ही हफ्ते में 3 से 4 स्ट्रेंथ सेशन, कई रनिंग सेट्स और रिकवरी पर पूरा ध्यान दिया जाता है। और ये तो सिर्फ वार्म अप है। यहां से हर हफ्ते लेवल थोड़ा और बढ़ता जाता है जब तक कि सीजन शुरू नहीं हो जाता। जैसा कि फीबा का मैनुअल खुद कहता है, बास्केटबॉल के तेज तर्रार खेल में ऑफिशिएटिंग के लिए एक मजबूत, अच्छी तरह से कंडीशन्ड शरीर की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक शर्त है। तो अगली बार जब कोई मैच देखे और किसी फाउल पर पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा हो, तो उस रेफरी पर एक नज़र जरूर डालना। शायद अब सिर्फ सीटी वाला एक ऑफिशियल नहीं दिखेगा, बल्कि एक एलीट एथलीट दिखेगा जिसकी तैयारी और स्टैमिना खेल के लिए उतना ही जरूरी है जितना कोई बास्केट हो। सोचिए, क्या इससे खेल को देखने का नजरिया बदल नहीं जाता?